दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एलटी ग्रेड परीक्षा के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के राज्य व्यवस्था खंड के साथ साथ टीजीटी पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता के नागरिक शास्त्र, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर तथा नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 1। दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके बैठक बुलाना, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, सत्रावसान या भंग करना। इनमें से कौन सी शक्तियां लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, आपको बताना है। तो देखिए, राष्ट्रपति बैठक बुलाने का कार्य करता है लोकसभा की, इसके अलावा सत्रावसान करता है और लोकसभा को भंग या विघटन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। दोस्तों ये देखिए, लोकसभा की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का जो अधिकार है वो लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है, राष्ट्रपति को नहीं। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है। देखिए, सरकारी पद का दुरुपयोग, नियमों कानूनों और मानकों से विचलन, जब कार्रवाई आवश्यक हो तो कार्रवाई न करना और लोक संपत्ति को नुकसान। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा भ्रष्टाचार की परिधि में आता है। तो सही उत्तर है ये चारों ही दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो चारों तथ्य या कथन दिए गए हैं ये सभी भ्रष्टाचार यानी करप्शन के परिधि में आते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम हैं। इसमें कौन सी संस्थाएं हैं। तो देखिए, संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, ये आपके सही हैं। इसके अलावा देखिए, विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, ये भी सही है। भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संस्था, ये सही नहीं है। और विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था, तो ये आपका सही है। तो सही उत्तर 1, 2 और 4 जो हो जाएंगे दोस्तों, 1, 2 और 4 ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री प्रदान करने के लिए सक्षम हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है। जो विपक्ष का नेता यानी लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो एक सदस्य होता है जो चयन करती है। तो दोस्तों विपक्ष का नेता उन समितियों का सदस्य होता है जो चयन करती हैं किसको। देखिए दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयुक्त को, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को या राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को। तो इनमें से कूट के आधार पर आपको बताना है। देखिए दोस्तों, विपक्ष का नेता जो है केंद्रीय सूचना आयुक्त का, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो चयन करने वाली समिति होती है उनका अध्यक्ष सदस्य होता है। जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 1, 2, 3 आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 2, 3 ये सही हैं। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य हैं यानी फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है आपका कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये है। पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना, ये भी है। माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा करना। तो दोस्तों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा करना ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य नहीं है। जबकि ये देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और माता पिता द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये आपके मूल कर्तव्य हैं। 1, 2 और 3 ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग या एनजेएसी जो होता है, निम्नलिखित में किसने उसको असंवैधानिक घोषित किया है? ऑप्शन है भारत के उच्चतम न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों ने, और भारत के राष्ट्रपति ने। तो सही उत्तर है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसको एनजेएसी कहा जाता है। इसको भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था, और उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4-1 दोस्तों 4-1 के बहुमत से इसे असंवैधानिक घोषित किया गया है। और आप जानते हैं कि जो 99वां संविधान संशोधन विधेयक आया था, उसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राष्ट्रपति, राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों है, ये सही नहीं है। संसद सर्वोच्च है, ये भी सही नहीं है। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है, सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतवाद योग्य हैं, ये भी सही नहीं है। तो देखा जाए इसमें तो उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक और व्याख्या करता है। दोस्तों ऑप्शन 3 केवल सही है, अन्य कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, जिसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही भंग किया जा सकता है। देखिए इसमें से कौन कौन से सही हैं आपको बताना है। तो राज्यसभा को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तो ये देखिए राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ये कथन आपके सही है। और उसके अलावा दोस्तों देखिए राज्यसभा के सदस्यों को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है, ये भी सही है। और चौथा कथन है कि राज्यसभा में किसी केंद्र शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो दोस्तों राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व है। दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1 राज्यसभा सदस्य हैं। तो इसमें देखिए 2 और 3 जो कथन हैं ये आपके सही हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणामतः निम्नलिखित में से कौन तात्कालिक रूप से अनिवार्य नहीं होता है? राज्य विधानसभा को भंग किया जाना, देखिए एक तो ये है, और दूसरी चीज राज्य में मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी किया जाना, ये नहीं है। राज्य प्रशासन को केंद्र सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना, तो दोस्तों ये भी नहीं है। और नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना ये अनिवार्य नहीं है। तो राज्य विधानमंडल को भंग किया जाना दोस्तों ये तुरंत जो है अनिवार्य नहीं होता है, और नए मुख्य सचिव की नियुक्ति किया जाना ये तुरंत अनिवार्य नहीं होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। जैसे ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है उस राज्य में मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है और उस राज्य का नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथों में आ जाता है, जबकि राज्य विधानसभा का भंग होना और नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना तात्कालिक रूप से अनिवार्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? देखिए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो सही उत्तर है राज्य के राज्यपाल को। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखिए राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा संसद की स्वीकृति के प्रस्ताव के बिना ही हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद जो हमारा 155 है, अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद का सत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो सही उत्तर है संसद का जो सत्र होता है राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। और सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन? एक तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 21 अप्रैल को। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सर्विस या नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो आप जानते हैं संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए और सामान्य रूप से संसद के 3 सत्र होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार के रूप में निजता, जो प्राइवेसी का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, दोस्तों मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किसमें अंतर्निहित है? देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो सही उत्तर है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निहित है। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, 24 अगस्त 2017 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश J.S. खेहर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्वाभाविक अंग माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के साधन हैं? आपको बताना है। देखिए, सामाजिक लेखा परीक्षा, शक्तियों का विभाजन, नागरिक चार्टर और सूचना का अधिकार। तो इसमें दोस्तों ये जो सभी 1, 2, 3, 4, चाहे सामाजिक लेखा परीक्षा हो जिसको हम सोशल ऑडिट कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, सिटीजन चार्टर और राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सभी दोस्तों सुशासन या गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये सभी जो अंग हैं या सभी जो कार्य हैं ये सुशासन के लिए जरूरी हैं। प्रश्न संख्या 16 पर आते हैं। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है। देखिए दोस्तों, उसे वही शक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा को हैं, तो ये सही नहीं है। यह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकती है, सही नहीं है। यह धन विधेयक को संशोधित कर सकती है, ये भी सही नहीं है। और इसे आपातकाल के दौरान भंग किया जा सकता है, ये भी सही नहीं है। तो दोस्तों राज्यसभा के संबंध में ये चारों कथन ही सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 17 को। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? उन्हें विधानसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है, सही है। उन्हें राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति, नहीं। उन्हें मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति, ये भी नहीं। और उनके पास राजनयिक शक्तियाँ हैं, ये भी नहीं। तो इसमें केवल ऑप्शन 1 सही होगा। राज्यपाल राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है और राज्य के विधानसभा सत्र को वो बुलाता है या सत्रावसान और विघटित या भंग कर सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आप जानते हैं राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल से वह इस संदर्भ में सलाह कर सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता और राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह ही नाम मात्र का प्रमुख होता है और उसकी समस्त शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। इसमें देखिए जो कथन दिए गए हैं आपके लिए, उन कथनों पर विचार कर लेते हैं। पहला है दोस्तों कि लोकसभा संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सीमा तय की गई है, ये आपका सही है। सीमा तय की गई है। संविधान के अनुसार अभी तक लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती थी, लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 किया गया है और आंग्ल भारतीय समुदाय जो 2 लोग उसमें मनोनीत होते थे उनका प्रतिनिधित्व तो समाप्त कर दिया गया है। तो अब लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 हो गई है। तो ये महत्वपूर्ण है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की सीमा को तय किया गया है, ये सही है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और अधिकार निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये सही नहीं है क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और आकार में निर्धारण इसका नहीं किया जाता है, बल्कि इसका निर्धारण परिसीमन आयोग करता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो निर्वाचन प्रणाली है ये अपनाई जाती है, तो ये सही है क्योंकि इसके तहत सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिया जाता है।
और मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा के पास निर्णायक मत नहीं होता है, तो ये गलत है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के पास मतों के समान रहने की दशा में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें से 1 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है, 1 और 3 सही हैं, जबकि 2, 4 सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक राज्य के महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल का कार्यकाल कितना होता है, आपको बताना है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो अधिक हो, या नॉट फिक्स्ड। तो सही उत्तर है निर्धारित नहीं है। दोस्तों, राज्य के महाधिवक्ता का जो कार्यकाल है उसे निश्चित नहीं किया गया है, और इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया है। वो अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रह सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की लोकसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर है महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, और सर्वाधिक लोकसभा सीटें इन विकल्पों में महाराष्ट्र में हैं। राजस्थान में 25, तमिलनाडु में 39 और पश्चिम बंगाल में 42 है। यूपी में लोकसभा की सर्वाधिक 80 सीटें हैं, आप जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जेंडर बस्टिंग के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। जेंडर बस्टिंग के बारे में तो जो ऑप्शन है आप देख लीजिए। देखिए, इसमें कौन सा कथन सही है? यह एक अलग बजट है जिसमें महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये अलग बजट नहीं होता है। इसमें महिलाओं पर सरकार के बजट के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये सही है। यह एक लेखा विधि कार्य है। तो ये भी सही नहीं है। यह एक और बजटिंग नॉन मेस है। तो 2 और 4 दोनों सही हैं। देखिए, 2 और 4 ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, जेंडर बस्टिंग क्या होता है, इसको जान लेते हैं। जेंडर बस्टिंग जो है, या लैंगिक बस्टिंग, लैंगिक मुख्यधारा को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली साधन है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि विकास का लाभ पुरुषों के समान महिलाओं तक भी पहुंच रहा है या नहीं। यह लेखा विधि कार्य नहीं है, बल्कि नीति, कार्यक्रम निर्माण और कार्यान्वयन और समीक्षा में लैंगिक परिप्रेक्ष्य रखने का एक सतत प्रक्रिया है, और ये एक नवोन्मेष है दोस्तों। या एक प्रकार से देखा जाए तो जो जेंडर बस्टिंग है, एक प्रकार का इनोवेशन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने के बजाय निम्नलिखित में से कौन सदाचरण पर्यंत पद पर कार्य करता है? ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासक। दोस्तों, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है, लेकिन इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन इनको हटाने के 2 आधार हैं, कदाचार और अक्षमता। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सदाचरण पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है, जबकि राज्य के राज्यपाल जो हो गए, महान्यायवादी हो गए, या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक हो गया, और ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं, जबकि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सदाचरण पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो केवल इसमें ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, लेकिन इसको जो ये राज्यपाल, महान्यायवादी और प्रशासक से भिन्न प्रक्रिया कदाचार और अक्षमता के द्वारा ही, अक्षमता सिद्ध होने पर ही इसको हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन सांविधिक निकाय है, आपको बताना है। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है? भारत निर्वाचन आयोग, तो ये संवैधानिक संस्था है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। दोस्तों, 2, 3 और 4 ये सांविधिक निकाय हैं, और भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जबकि यूजीसी, AICTE और NAC जो हैं ये सांविधिक निकाय में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 है दोस्तों, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन आपको सही है? यह एक संवैधानिक निकाय है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक सांविधिक निकाय है, सही नहीं है। यह न तो संवैधानिक निकाय है, न ही सांविधिक निकाय है,
तो ये आपका सही है। और यह एक चिंतन कोश या थिंक टैंक है, तो ये भी सही है। तो 3 और 4 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नीति आयोग न तो सांविधानिक या सांविधिक निकाय है और न ही संवैधानिक निकाय, ये एक थिंक टैंक है। और नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी या सोशलिज्म शब्द जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? देख लेते हैं। विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, इसके अलावा विश्वास की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार अभिव्यक्ति और विश्वास, इनकी विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो इकोनॉमिक लिबर्टी है उसको नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति का गठन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो सही उत्तर है बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अधिकांश न्यायाधीशों ने भी संविधान को या प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? आपको बताना है। तो भारत संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार क्या हैं? ऑप्शन देखिए, वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले या फिर कठोर। तो सही उत्तर है मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। और भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकार रूप देने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं, यानी नीति निर्देशक तत्वों के पूरा न होने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अगला प्रश्न, और ये जो प्रैक्टिस सेट आज का हम सॉल्व कर रहे हैं एलटी ग्रेड राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट संख्या 1, इसका लास्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, आप जानते हैं, लेकिन जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। इसमें आपने भारतीय राज्य व्यवस्था के स्तरीय प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के साथ साथ एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता के नागरिक शास्त्र खंड के साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।